हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी मेजर एसेट क्लासेस हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, गोल्ड। इन सब की हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि इनने कितना रिटर्न ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दिया है, जिससे हमको एक आइडिया लग सके कि आप क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। और हम ये भी देखेंगे कि पर ईयर इन्होंने कितना रिटर्न ऑन एवरेज जनरेट करके दिया है, जिसका मतलब कितना कैगर जनरेट करके दिया है। और आप कंजर्वेटिवली अगर सोचें तो आप कितना रिटर्न इन सब एसेट्स में अगर आप इन्वेस्ट करके चल रहे हो तो उनमें कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ ऐसे एसेट्स की जो कि आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे फिक्स्ड रिटर्न प्रॉमिस करते हैं, जैसे कि एफडी, पीपीएफ, बॉन्ड्स, जो कि आपको एफडी ऐसे एसेट्स आपको इमरजेंसी के टाइम पे काम आ सकते हैं और आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकते हैं। अगर हम पिछले 25 साल का डेटा देखें फिक्स्ड डिपॉजिट का, तो उसमें आपको देख सकते हैं कि शुरू के जो कुछ साल थे 1999 से 2001 तक, तो उस समय एफडी के रेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे पहले। लेकिन उसके बाद थोड़े एफडी के रेट्स, इंटरेस्ट रेट थोड़े स्लैश हुए। लेकिन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि एफडी आपको 6.5 से 7% का ऑन एवरेज पर ईयर इंटरेस्ट ऑफर करती है। अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो उसकी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 1986 से लेकर 2001 तक उसकी इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी, 12% के करीब। लेकिन उसके बाद उसकी इंटरेस्ट रेट्स भी स्लैश हुई और काफ़ी कम होके अभी 7.1% पे पहुंच चुकी हैं। अगर आप इसकी 39 ईयर्स का एवरेज देखें तो लगभग वो आता है 8.8% के करीब। लेकिन अभी जो रेट चल रही है 2020 से, तो वो है 7.1%। हम अपनी इंडिया के एफडी और पीपीएफ को कंपेयर करें दुनिया की सबसे ज़्यादा सेफेस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट से, जो कि है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, तो उसकी इंटरेस्ट रेट अगर हम देखें 100 साल की, तो उसकी ऑन एवरेज इंटरेस्ट रेट रही है 5% की, जो कि यूएसडी टर्म्स में है। और 30 ईयर्स की ऑन एवरेज इंटरेस्ट रेट रही है वो है 4.7% की यूएसडी टर्म्स में। इंडियन टर्म्स में, इंडियन एडजस्टेड आईएनआर में रही है 8.2% की। 20 ईयर्स की रही है 4.86% की यूएसडी टर्म्स में। इंडियन रुपीस एडजस्टेड में रही है 8.4%। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते 20 साल पहले इन ऑल दीज थ्री इंस्ट्रूमेंट्स, तो एफडी में, पीपीएफ में और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगभग इतना रिटर्न बनता। भले ही एफडी के रिटर्न आपको कम दिख रहा है, लेकिन वो ज़्यादा लिक्विड ऑप्शन है। पीपीएफ और यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का काफ़ी सिमिलर रिटर्न है, तो आपके लिए ज़रूर पीपीएफ ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है कंपेयर टू यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स इफ़ यू आर अ इंडियन रेसिडेंट। एफडी, पीपीएफ और बॉन्ड जैसे एसेट इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक फिक्स्ड इनकम और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और आपको, जैसे कि पीपीएफ आपको टैक्स फ्री रिटर्न्स देते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी और फिक्स्ड इनकम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ हिस्सा इनमें एलोकेट करें, लेकिन कभी भी इन पे आप रिलाय ना करें और कभी भी अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा चंक इनमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये आपको कभी भी, इनकी वेल्थ क्रिएशन आपकी कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत कम रिटर्न देते हैं और बैरली आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन बीट करने तक का रिटर्न देते हैं। अगर हम गोल्ड का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देखें इंडिया के अंदर, तो उसकी 100 ईयर्स का सीएजीआर रहा है 9%, 50 ईयर्स का सीएजीआर रहा है 14.9%, 30 ईयर्स का सीएजीआर रहा है 11%, 20 ईयर्स का सीएजीआर रहा है 9.38% और 10 ईयर्स का सीएजीआर रहा है 14.61%। तो आप एक 9 से 11% का ऑन एवरेज सीएजीआर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। पिछले 10 साल में गोल्ड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मैं एक एग्जांपल लें, अगर आपने 1 लाख रुपए 30 साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किए होते 1995 में, तो 1 लाख रुपए की आज कीमत होती 22 लाख रुपीस इन 2025। गोल्ड को इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि हमारे कल्चर के अंदर इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गोल्ड को काफ़ी अलग अलग जरियों से लोग खरीदते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि गोल्ड बार्स, कॉइन्स और ज्वेलरी के थ्रू मेनली खरीदते हैं इंडियन हाउसेस के अंदर। ईटीएफ्स के थ्रू खरीदते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू खरीदते हैं। गोल्ड एक काफ़ी ज़्यादा लिक्विड एसेट है, जिसको आप ज़रूरत के वक्त कभी भी उसको कैश आउट कर सकते हैं। आपको अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड हमेशा ज़रूर रखना चाहिए एक डाइवर्सिफिकेशन के लिए। दुनिया के अंदर काफ़ी सारी इकोनॉमीज़ आई, काफ़ी सारी करेंसीज आई और गईं, लेकिन गोल्ड ने हमेशा अपनी वैल्यू रिटेन की है। गोल्ड ने कभी भी डूबा नहीं, जैसे कि काफ़ी सारी करेंसीज डूब जाती हैं इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से। और हेजिंग के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड एक काफ़ी अच्छा एसेट है। जैसे कि आप जानते हो, कभी भी जो भी रिसेशन आते हैं उनमें देखा जाता है कि गोल्ड की वैल्यू उस समय घटने के बजाय बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उस समय सेफर हेवेंस की तरफ मूव करते हैं। अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो ऑन एवरेज 10% से प्रॉपर्टीज, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज अप्रिशिएट करी थी फ्रॉम 2010 टू 2021 अकॉर्डिंग टू आरबीआई हाउस प्राइस इंडेक्स। रियल एस्टेट के अंदर रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा सिटी के ऊपर और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम डेटा देखें 2011 टू 2021, तो उस टाइम पे लखनऊ जो सिटी थी उसके अंदर पूरे 14.95% का ऑन एवरेज एप्रिसिएशन हुआ। बेंगलोर ने ऑन एवरेज 8.98% का रिटर्न आया।
मुंबई के अंदर 6.71% और दिल्ली के अंदर 5.25%, और सबसे कम रिटर्न जो उस टाइम पीरियड में बना वो बना जयपुर का सिर्फ और सिर्फ 5.9%। एक और चीज जिस पे रियल एस्टेट के रिटर्न्स डिपेंडेंट हैं वो है रेंटल यील्ड। इंडिया के अंदर रेसिडेंशियल रेंटल यील्ड टिपिकली 2 से 4% का होता है, जो कि प्राइम लोकेशंस पे 3 से 5% का हो सकता है। जनरली कमर्शियल प्रॉपर्टीज का जो रेंटल यील्ड होता है वो इंडिया के अंदर ज़्यादा होता है, अबाउट 5 to 7%। आपने कई बार लोगों से सुना होगा कि किसी का पैसा रियल एस्टेट में 50 से 100 गुना हो गया सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों में, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। नॉर्मली आपको सिर्फ और सिर्फ 9 से 12% का ऑन एवरेज ऑन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न मिलता है रियल एस्टेट के अंदर। ये ये आपकी जो बातें सुनने मिलती हैं कि इतना ज़्यादा उनका पैसा हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ तब होती है तब कोई हाईवे निकल जाए, कोई मेट्रो हो जाए, कोई एयरपोर्ट हो जाए, कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। अगर हम देखें अब स्टॉक मार्केट के हिस्टोरिकल रिटर्न्स, तो उसके लिए हमने लिया है 2 इंडिया के इंडाइसेस और 2 यूएस के इंडाइसेस, जिससे कि हमको एक अच्छा आइडिया लग सके कि इनने कैसा परफॉर्म किया है। अगर हम देखें सेंसेक्स के रिटर्न्स, तो जब से सेंसेक्स स्टार्ट हुआ है तब से 45 साल में उसका ऑन एवरेज सीजीआर है 15.43% का, 30 ईयर्स में उसका सीजीआर है 11% का, 20 ईयर्स में उसके सीजीआर रहा है 12.2% का, 10 ईयर्स में उसका सीजीआर है 11.7% का। अगर हम निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल रिटर्न देखें तो तब से स्टार्ट हुआ है 29 ईयर्स से, तब से 12.93% का सीजीआर दिया है, 20 ईयर्स में 12.35% का सीजीआर दिया है, 10 ईयर्स में 11.81% का सीजीआर दिया है। यूएस के एसेट्स भी इंक्लूड करूंगा तो उनकी जो भी नंबर डाटा होगा वो सबके सब मैं आईएनआर एडजस्टेड फॉर्म में बताऊंगा, क्योंकि जो भी डेटा आपको यूएस स्टॉक्स के बारे में या फिर यूएस की स्टॉक मार्केट यूएसडी के फॉर्म में होता है, और क्योंकि हमारा आईएनआर यूएसडी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट होता है, इस वजह से वो डेटा हमारे लिए एक आइडिया देने के लिए सही नहीं है। अब अगर हम S&P 500 जो कि यूएस का एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंडेक्स, अगर उसके हिस्टोरिकल सीजीआर देखें तो सिंस इंसेप्शन 68 ईयर्स से 12.25% का सीजीआर है, 30 ईयर्स से 12.5% का सीजीआर है, 20 ईयर्स से 12.78% का सीजीआर है, और 10 ईयर्स से 15.26% का सीजीआर। अगर हम नेस्डेक कंपोजिट के रिटर्न्स देखें तो सिंस इंसेप्शन 54 ईयर्स से 15.57 का सीजीआर रहा है, 30 ईयर्स से 14.7% का सीजीआर रहा है, 20 ईयर्स से 16.23% का सीजीआर रहा है, 10 ईयर्स से 20.17% का सीजीआर रहा है। अगर हम इन सबका एक ओवरव्यू लेंगे तो हमको पता चलेगा कि नेस्डेक ने इन सबको आउट परफॉर्म किया है। S&P 500 ने भी स्लाइटली थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो हम कह सकते हैं कि पिछले 20 साल में ऑन एवरेज थोड़ा सा आउट परफॉर्म किया है अमेरिकन मार्केट ने इंडियन मार्केट को। अगर हम एक एग्जांपल लें, अगर आप 1 लाख रुपए आज से 20 साल पहले इन चारों इंडेक्सेस में लगाते तो आपका लगभग कुछ ऐसा रिजल्ट बनता, जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी 50 और S&P 500 का लगभग सेम सा रिजल्ट है। वहीं पे नेस्डेक कंपोजिट ने काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म किया। यूजुअली स्टॉक मार्केट को सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न देने वाला ट्रेडिशनल एसेट कंसीडर किया जाता है। ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देने का भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन देता है, कि जिसमें आप स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप स्टॉक्स में अपने रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट की सबसे ज़्यादा बड़ा एडवांटेज ये भी है कि ये आपको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप कभी भी जब आपको इमरजेंसी हो आप अपना कैपिटल निकाल सकते हो। लेकिन जितना ज़्यादा रिवॉर्ड होता है उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है। इस वजह से स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं मिलते, जैसे कि एफडीज़ में वगैरह मिलते हैं। लेकिन जैसे कि एफडीज़ आपको एक गारंटेड रिटर्न प्रोवाइड करती हैं, वैसे स्टॉक मार्केट में आपको कभी भी कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलते, और इसमें मार्केट वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि बोलते हैं जितना ज़्यादा रिवॉर्ड होता है उतना ही ज़्यादा रिस्क होता है, इस वजह से इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, और आपको इसमें एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो। अब अगर हम लोग बात करें कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स की, जिनमें अपने जैसे लोग इन्वेस्ट नहीं करते, जो बड़ी-बड़ी फर्म्स होती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं, तो उनके अंदर आती है वीसी इन्वेस्टमेंट फर्म्स, जो कि अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न मिल सके। ये इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड होती हैं, और इनमें ग्रोथ पे फोकस किया जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकें। अगर हम एग्जांपल लें इन्फो एज की इन्वेस्टमेंट का, जो कि उन्होंने ज़ोमैटो में की थी 2010 में उनकी सीड फंडिंग के अंदर, तो उन्होंने 4.7 करोड़ 2010 में इन्वेस्ट किए थे फॉर 18.5% स्टेक इन ज़ोमैटो। उसके बाद उन्होंने कुछ डाइल्यूशन के बाद अगले कुछ सालों के अंदर अगले कुछ राउंड में 86 करोड़ और एडिशनल डाले, और उसके बाद ज़ोमैटो की सक्सेस की वजह से 2021 में उनके पास पीक उनका स्टेक था 19% का, जो कि पोस्ट आईपीओ उन्होंने कुछ डाइल्यूट कर दिया, उसके बाद 15% का बचा था।
आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, काफ़ी डाइल्यूशन के बाद भी। अगर आप अज़्यूम करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 4.7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, तो ये एक 15 साल में 80% से भी ज़्यादा का कैगर होता है। लेकिन अगर आप वो थोड़ी फर्दर राउंड्स में 86 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर काउंट करेंगे, तो भी 50 से 60% का कैगर बनता है 12 टू 15 ईयर्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही वीसी इन्वेस्टमेंट फर्म्स काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी ज़्यादा हाई कैगर जनरेट कर जाती हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल था, ऐसे ही बहुत सारी सक्सेसफुल वीसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि जिनमें वीसी फर्म्स ने बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया है ओवर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। वीसी इन्वेस्टमेंट को आप एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट का ही हिस्सा मान सकते हो, जिसके अंदर जो वीसी फर्म्स होती हैं वो काफ़ी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं, उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और उनके पास एक्सपेंड करने का, ग्रो करने का, स्केल करने का काफ़ी ज़्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है कंपेयर टू एनी अदर बिग कंपनी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि वो कभी भी 100-200 गुना नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई एक छोटी एफएमसीजी कंपनी है, वो अगर इधर आ भी है तो वो ज़रूर 100-200 गुना हो सकती है। अब अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी का कैगर देखें, जो कि एक नॉन ट्रेडिशनल डिजिटल एसेट है, तो बिटकॉइन ने पिछले 15 साल में 172% का कैगर जनरेट करके दिया और 10 साल में 85% का कैगर, और इथेरियम ने पूरे 10 साल में 140% का कैगर जनरेट करके दिया है। क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि आप जानते हैं, डिजिटल करेंसीज होती हैं जो कि ब्लॉकचेन पे बनती हैं। गवर्नमेंट से ये रेगुलेटेड नहीं होती हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, उनकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रिस्क के ऊपर करें, जब अगर आप अ, बिल्कुल रेडी हैं कि आप जो भी इनमें इन्वेस्ट करें वो आप बिल्कुल खोने के लिए रेडी हों, क्योंकि कोई भी क्रिप्टो करेंसी शायद एक दिन के अंदर ही पूरे 50-100% गिर सकती है और बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। बिटकॉइन एंड इथेरियम हैव ऑलरेडी बिकेम द ब्लू व्हेल ऑफ द ओशियन, सो आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी इनसे उतने रिटर्न्स जो पास्ट में मिले हैं आपको अब मिलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ऑलरेडी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको एक आइडिया देने के लिए था, आपको एक ओवरव्यू देने के लिए था कि आप इन एसेट से कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में कंजर्वेटिवली आप इनसे पर ईयर और कितना कैगर आप इनसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। कभी भी एक एसेट आपको कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंचा सकता, इसलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छे से अपने अलग-अलग डिफरेंट एसेट क्लासेस में अच्छे से इन्वेस्ट करें बेस्ड ऑन योर फाइनेंशियल गोल्स, बेस्ड ऑन योर रिस्क टॉलरेंस, बेस्ड ऑन योर liquidity needs. Thank you so much for watching. I regularly upload these kind of videos. If you like the video, you can subscribe to our channel. Thank you so much for watching.